Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself, Anirudh Singh Kavya, and we are continuing where we left in the last video. This is the Rajasthan Administrative Service Examination previous year questions. Examination that is conducted by RPSC Rajasthan Public Service Commission. हम उसके previous year question जो RS पेपर है उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट्स में जो पॉलिटी सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में उससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे और अब तक हम दो पार्ट्स कवर कर चुके थे 2018 पेपर का। उससे पहले हम 2021 का पेपर कवर कर चुके हैं पूरा। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके जो 5 पार्ट्स के अंदर 2021 से जो पेपर है उसमें जो पॉलिटी सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से वो हमने कवर किया है। आप प्रिंस सिविल सर्विस की वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। 2018 के पेपर से रिलेटेड हमने दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब पार्ट 3 पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया addresses the parliament under article 87, the keyword article 87 of the Indian constitution. The question is asking, the president of India addresses the parliament under article 87 of the Indian constitution. Options are in a joint sitting of both the houses of the parliament, in a joint meeting of both the houses of the parliament, in a joint session of both the houses, or both the houses of the parliament assembled together. Very close terminology. आपस में जब हम चार ऑप्शंस को देखेंगे आप तो बहुत माइनर डिफरेंस नजर आता है। जॉइंट सिटिंग, जॉइंट मीटिंग, जॉइंट सेशन या बोथ द हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। जरूरी है कि अक्सर हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ते हैं वो हम नॉर्मली किसी किताब से पढ़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इजी बना के देती है, इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करती है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ा हो। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट यानी कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जिस लैंग्वेज में लिखा गया है उसी लैंग्वेज में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है हमने तो इस क्वेश्चन का आंसर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आर्टिकल 87 की जो टर्मिनोलॉजी है, जो लैंग्वेज है उसके अंदर, उस लैंग्वेज से ही सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति दोनों पार्लियामेंट को जो एड्रेस करता है उसके बारे में चार स्टेटमेंट दिए हुए। द करेक्ट आंसर माय फ्रेंड्स इज बोथ द सेशंस असेंबल्ड टुगेदर। ठीक है, अक्सर क्या होता है जॉइंट सीटिंग के बारे में हम ले लेते हैं। दो यहां पे मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा दो शब्दों से। जॉइंट सीटिंग अलग होती है और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर ये अलग डेफिनेशन है। होता क्या है, आर्टिकल 87 के अंदर ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा को क्या करेगा? एड्रेस करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सदन है यानी कि पार्लियामेंट एज सच आप कह सकते हो, उन दोनों सदनों को एड्रेस करेगा। कब एड्रेस करेगा? फर्स्ट सेशन, दो ओकेजन के ऊपर एड्रेस करेगा। फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। यानी कि हर साल जो पहला सेशन आता है जो कि बजट सेशन है उस पर एड्रेस करेगा, और फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। जब भी देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे, हाउस ऑफ द पीपल के, और लोकसभा के चुनाव के बाद जब नई लोकसभा गठित होगी तो उस लोकसभा में जो नई लोकसभा गठित होने के बाद जो दोनों हाउस साथ में असेंबल होंगे, साथ में बैठेंगे, उसको राष्ट्रपति एड्रेस करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 7 के अंदर जो मेंशन है वो यह है कि प्रेसिडेंट विल एड्रेस बोथ द हाउसेज दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन टू ओकेजन्स, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। हर साल जो पहला सेशन होता है जो कि बजट सेशन है उसमें एड्रेस करता है, और पहला सेशन जो आम लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद पार्लियामेंट को वो एड्रेस करेगा। ठीक है, दैट इज आर्टिकल 87। और जो क्योंकि क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी के बारे में ये आपको पहले पता होगा, आई एम श्योर अगर आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हो सकता है आपको पता हो कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एड्रेस करता है। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेयर एक्ट में से पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 87 की जो लैंग्वेज यूज की गई है उस लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो इस लैंग्वेज में क्या, किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, नॉट जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग नहीं है। ओके,
जॉइंट सीटिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जॉइंट सीटिंग होती है फ्रेंड्स आर्टिकल 108। जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी तरह कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है किसी बिल को लेकर, मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल पास किया, राज्यसभा ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में, या राज्यसभा ने कोई पास किया, लोकसभा ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या अमेंडमेंट को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गए, या एक सदन से बिल पास हो गया दूसरे सदन में गया, वहां उसको 6 महीने से ज्यादा स्पेंड हो गए, लेकिन उस दूसरे सदन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इस सिचुएशन में क्या होता है, एक डेड लॉक उत्पन्न हो जाता है दोनों सदनों के बीच में। ठीक है, तो इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए, इस डेड एंड की अब आगे का रास्ता क्या हो, उस बिल को कैसे पास किया जाए, क्या होता है, जॉइंट सिटिंग होती है। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए क्या होती है, जॉइंट सिटिंग, कि दोनों जो सदन है उनको साथ में बिठाया जाता है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग के बेसिस के ऊपर वो बिल पास कर दिया जाता है, जो लेजिस्लेशन है उसको पास किया जाता है। ठीक है, दैट इज जॉइंट सिटिंग। तो यहां पे जो सवाल पूछा है आर्टिकल 87 के अंदर जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 108 के अंदर है। बाकी जॉइंट मीटिंग और जॉइंट सेशन का कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज ऑथर्ड द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। किताब का नाम है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो द करेक्ट आंसर इज श्रीमन नारायण। श्रीमान नारायण कह दीजिए, श्रीमन नारायण कह दीजिए। इन्होंने ये किताब लिखी है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब बुक के अंदर आप कह सकते हैं कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, गांधी जी की जो विचारधारा है, चाहे वो अहिंसा की विचारधारा हो, सत्याग्रह की हो, नॉन वायलेंस हम कहते हैं सत्याग्रह, और आपके गांधी जी के जो पंचायती राज के ऊपर थॉट्स हैं, प्रॉपर्टी को रिलेटेड, प्रॉपर्टी को लेके जो थॉट्स हैं गांधी जी के, ठीक है, सोसाइटी को लेके जो थॉट्स हैं, उन सब थॉट्स को मिला के एक किताब बनाई गई है कि गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता तो कैसा होता। ठीक है, तो वही है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, अगर आजाद भारत के अंदर गांधी जी के आइडियाज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता। चलिए नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, फैक्चुअल क्वेश्चन, the President of India, using his powers, declared by the proclamation that a grave emergency existed where the security of India was threatened by internal disturbance. देश के अंदर इमरजेंसी जो लगी है इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस के ऊपर, वो एक ही बार लगी है 1975 के अंदर। तो पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किस तारीख को देश में आपातकाल की घोषणा की थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, कि देश की सिक्योरिटी को खतरा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से देश की सिक्योरिटी या देश की सुरक्षा खतरे में है और आपातकाल लगाना आवश्यक हो चुका है। तो वो किस तारीख को इस देश के अंदर आपातकाल लगाया गया था। वैसे तो इमरजेंसी हमारे जब भी देश में युद्ध हुए इमरजेंसी लगाई गई है, लेकिन एक फेमस इमरजेंसी की हम बात करते हैं जिसका, जो कि आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के लिए एक बुरा फेज था, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, जब लोकतांत्रिक मूल्यों का थोड़ा सा हनन हुआ था इस देश में। तो उस इमरजेंसी की बात हो रही है। तो कौन सी तारीख है जब देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस की, यहां पे ग्राउंड भी लिख रखा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार के ऊपर देश में इमरजेंसी घोषणा हुई थी। 26 अक्टूबर 1962, दिसंबर 1971, 25 जून 1975 या 26 जून 1975। करेक्ट आंसर इज 25 जून 1975। कई किताबों के अंदर यह तारीख आपको 26 जून भी मिल सकती है। ठीक है, आरपीएससी ने भी इसको 26 जून ही माना था पहले, बट फाइनल जो अपनी आंसर की रिलीज की थी आरपीएससी ने अपने आप को करेक्ट करके 25 जून इस तारीख को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ऑथेंटिक डेट इज 25 जून 1975। कई सारी ऑथेंटिक किताबों के अंदर, क्योंकि मिडनाइट 25 जून को ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। क्यों डिक्लेयर हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इमरजेंसी का पता रहे। सबसे पहले तो इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है ये हम देख ही चुके हैं। आप लोग पढ़ाई होगा 352 के आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 356 एंड अंडर आर्टिकल 360। ये आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये स्टेट इमरजेंसी कह दो या प्रेसिडेंट रूल कह दो,
और ये है आपके नेशनल इमरजेंसी। तीन तरह की आपातकाल, तीन तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है देश के अंदर अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज वित्तीय आपातकाल। ये किस ग्राउंड पर लग सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट जिस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम वो है नेशनल इमरजेंसी। तीन ग्राउंड पर लग सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। जो पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बाद में आर्म्ड रेबेलियन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। इन दो इमरजेंसी की बात अभी नहीं करेंगे हम, अभी बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो इसको हटा देते हैं यहां से। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत तीन ग्राउंड्स पे लग सकती है, तीन आधारों पे लग सकती है। कौन से वो आधार? वॉर, युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, आर्म्ड रेबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह वाली जो आर्म्ड रेबेलियन शब्द थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली नहीं था। ओरिजिनल शब्द कौन सा था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जिस इमरजेंसी की बात की जा रही है, जो 25 जून 1975 को लगी थी, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगी थी। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर 25 जून 1975 को इस ग्राउंड के ऊपर इमरजेंसी लगाई गई थी। बाद में जब इमरजेंसी समाप्त हुई, देश में चुनाव हुए, नई सरकार आई, तो उसने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह क्या शब्द कर दिया? आर्म्ड रेबेलियन, क्योंकि इस शब्द को बहुत ही वेग शब्द माना गया, बहुत ही अस्पष्ट माना गया। ओके, तो इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? बेसिकली हुआ यह था 1971 के अंदर इंदिरा गांधी के इलेक्शन को एक चुनौती दी गई थी। उनकी इलेक्शन पिटीशन, जो उनके खिलाफ कैंडिडेट थे राजनारायण, तो उन्होंने, वो हार गए थे इंदिरा गांधी से चुनाव, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चुनौती दी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। बाद में जून 1975 के अंदर, टू बी एग्जैक्ट 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द कर दिया था ऑन द ग्राउंड कि उन्होंने अपने इलेक्शन जीतने में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। ठीक है, तो उस इलेक्शन को रद्द करने के बाद देश के अंदर काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, इंदिरा गांधी को रिजाइन कर देना चाहिए, ऑल दैट। उसी समय देश के अंदर भ्रष्टाचार को लेके, महंगाई को लेके कई सारे देश के अलग अलग कोनों प्रोटेस्ट चल रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो दोनों चीजें कंबाइन हो गई। एक तो इंदिरा गांधी रिजाइन नहीं कर रही थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था, और दूसरा सरकार के खिलाफ इन जनरल प्रोटेस्ट था कि महंगाई है, भ्रष्टाचार इत्यादि वगैरह को लेके। तो फाइनली 25 जून को अपोजिशन की एक रैली हुई थी, जिसमें अपोजिशन के जो उसमें एड्रेस किया था अपोजिशन को, वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी जिनको हम फेमसली कहते हैं। तो जेपी ने एक तरीके से आह्वान किया था आर्म्ड फोर्सेस से, पुलिस वगैरह से, कि आप जो अभी प्रेजेंट डे के अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पद को, मतलब एक अथॉरिटी नहीं है उनके पास, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर पद, उनकी जो चुनाव है वो रद्द कर दिया गया, तो वो प्राइम मिनिस्टर पद पे इलीगली बैठी है। तो आर्म फोर्सेस आह्वान किया गया था कि आप क्या कर दीजिए, गवर्नमेंट का आदेश मानना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या है, इलीगल है। तो शायद इस चीज को कि कहीं इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, या देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, देश की सिक्योरिटी या सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसको ग्राउंड बना के इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। और इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित हुआ था 1976, जिसके तहत बहुत सारी चेंजेस किए गए थे देश के संविधान के अंदर, इसलिए उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये इमरजेंसी का छोटा सा बैकग्राउंड है। तो करेक्ट आंसर इज 25 जून 1975। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हैव अ गुड डे।